यस माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट होम। एंड फ्रेंड्स, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके सीएफ इंटर के फास्ट ट्रैक बैच का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे SQC1। फ्रेंड्स, SQC1 जो है वो सिमिलर साउंड करेगा आपके SA220 के साथ। तो अगर आपको SA220 का बेसिक आइडिया अगर क्लियर है या SA220 का रिवीजन आपका हो चुका है तो SQC1 को समझना एकदम आसान है। अगर आपने SA220 का फास्ट ट्रैक का लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे फास्ट ट्रैक बैच के लेक्चर्स का लिंक डाला हुआ है। एक बार जा करके उस लिंक को उठाना और SA220 को रिवाइज करना और फिर जाके SQC1 का ये लेक्चर देखना। बिकॉज अगर SA220 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है तो SQC1 क्लियर करना एकदम आसान है। तो SQC1 चीज क्या है? तो फ्रेंड्स, हमने देखा हुआ था कि जो स्टैंडर्ड्स है उसको हम बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स में पहला स्टैंडर्ड आता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो हम लोग मेन पार्ट हम लोग समझते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, फिर आता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, और फिर हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्या बात करते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ऐसे तो हम लोग समझते हैं। और SQC जो है वो SQC1 आपके सिलेबस में है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं SQC1 के नाम से। तो SA220 और SQC1 दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं, पहले उसको समझते हैं और फिर SQC1 के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो इसको समझने के लिए इस टॉपिक के एंड पे आप आइएगा। इस पैराग्राफ के जरिए आपको SQC1 और SA220 का रिलेशनशिप समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑडिट को करने का मेन बेसिक पर्पस होता है कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के बाद उसके यूजर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है या कॉन्फिडेंस को तैयार करना है। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए या ऑडिट करने के बाद यूजर्स का उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना चाहिए। और इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमको हमारे ऑडिट के अंदर हाई लेवल ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक ऑडिटर की होती है। और इस क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना है ये हमको SA220 बताता है और SQC1 बताता है। SQC का नाम ही यही है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, कि कैसे कोई ऑडिटर किसी भी ऑडिट के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करेगा। तो SA220 भी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, SQC1 भी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? तो दोनों में डिफरेंस ये रहा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि SQC1 जो है वो पूरे फर्म पे अप्लाई करता है और SA220 जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में एप्लीकेबल है। दोनों का डिफरेंस शांति से समझिएगा। SA220 जो है वो पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई करेगा और SQC1 जो है वो पूरे एंटायर फर्म पे एप्लीकेबल होगा। मतलब मान लेते हैं कोई फर्म है PwC और PwC के फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर है, ओके, A, B, C और D। अब मान लो A जो ऑडिटर है या A जो पार्टनर है उसने टाटा मोटर्स लिमिटेड का ऑडिट करना है। तो A while doing the audit of Tata Motors Limited will follow SA220 and so on for B, C and D also। अगर B कोई ऑडिट कर रहा है तो उस टाइम पे उस ऑडिट के अंदर, उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर क्वालिटी को कैसे मेंटेन करे, क्वालिटी को कैसे लेके आए, उसके लिए वो SA220 को फॉलो करेगा। और वहीं पे जब मैं एंटायर PwC की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं? एंटायर PwC की बात करता हूं। तो एंटायर PwC SQC1 को फॉलो करेगा। एंटायर PwC SQC1 को फॉलो करेगा फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी of the services which has to be rendered or which has been rendered or which are to be rendered by the firm to all their clients। तो पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की अगर मैं बात करूंगा
तो वो एंगेजमेंट पार्टनर जो उस ऑडिट का एंगेजमेंट पार्टनर होगा उसने ऐसे 220 को फॉलो करना है, और पूरी की पूरी फर्म ने जो फॉलो करना है वो फॉलो करना है SQC1। ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। तो SQC1 बात करेगा एंटायर फर्म की, यानी कि एंटायर फर्म लेवल पे, और SA220 बात करेगा पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की। किसकी बात करेगा? पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की। दोनों का डिफरेंस क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि SA220 जो है वो SQC1 पे ही जो है निर्भर है या उससे ही इंस्पायर्ड है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इस पे क्वेश्चन भी है, ओके, कि कैसे SA220 SQC1 पे डिपेंड करता है या उससे इंस्पायर्ड है। एक्सप्लेन, तो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। ड्यू टाइम पे हम उसको डिस्कस करते जाएंगे कि कैसे उसका आंसर लिखना है। तो SQC1 जो है वो पूरे फर्म पे अप्लाई करता है, और SA220 जो है वो पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई करता है। ये आपने बातें समझनी है। अब इस बात को दिमाग में रखते हुए हमको पढ़ना है SQC1। देखिए नाम क्या है SQC1 का? क्वालिटी कंट्रोल फॉर दी फर्म्स। क्वालिटी कंट्रोल फॉर दी फर्म्स, पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट नहीं, फॉर दी फर्म्स दैट परफॉर्म्स। ऐसी फर्म जो परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं? ऑडिट्स परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? ऑडिट। देखिए जब मैं SA220 की बात करता हूं तो मैंने कहा वो किसी पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा था। वो किसी पर्टिकुलर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा था, वो किसी और सर्विसेज की बात नहीं करता है। फर्म के अंदर तो बहुत सारी सर्विसेज एक फर्म प्रोवाइड करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं स्पेसिफिकली SA220 के अंदर एक ऑडिट असाइनमेंट की, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। तो SA220 पर्टिकुलर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। SQC1 पूरे फर्म पे अप्लाई करता है। तो फर्म के अंदर बस ऑडिट नहीं होता है, फर्म के अंदर ऑडिट के साथ साथ और भी बहुत सारे सर्विसेज, असाइनमेंट, एंगेजमेंट्स होते हैं। उसके अंदर एक आता है ऑडिट, दूसरा आता है रिव्यूज ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने देखा हुआ था लिमिटेड रिव्यू वगैरह। याद है आपको? हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर बोला हुआ है कि अगर मान लो आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियोडिक रिव्यू करके लेना होगा। लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी ने क्वार्टरली लिस्टेड कंपनीज को क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके उनका लिमिटेड रिव्यू यानी कि लिमिटेड ऑडिट करके सेबी के पास सबमिट करने के लिए बोला है। जो पूरा ऑडिट होता है उसका एक लिमिटेड ऑडिट फॉर दैट क्वार्टर होता है। तो क्वार्टरली उन लोगों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके सेबी के पास सबमिट करना जरूरी होता है, तो उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कोई भी फर्म जो ऑडिट कर रही हो, जो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कर रही हो, साथ साथ अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज कर रही हो, यानी कि ऐसी कोई भी कंपनी ऐसी कोई भी फर्म जो ऑडिट कर रही हो या फिर रिव्यू कर रही हो या अदर एंगेजमेंट कर रही है, अकाउंटिंग हो गया, जैसे 144 की सर्विसेज है, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर इंटरनल ऑडिट हो गया, कोई भी सर्विस होगी, अदर एंगेजमेंट एंड साथ साथ रिलेटेड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो जो भी फर्म जो स्पेसिफिकली ये सारे एंगेजमेंट परफॉर्म कर रही है उनके ऊपर SQC1 अप्लाई करेगा। सीधा सीधा लिख सकते थे कि SQC1 इज एप्लीकेबल, यानी कि नाम लिख सकते थे क्वालिटी कंट्रोल फॉर दी फर्म्स, लेकिन उनको स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन से एक्टिविटी फर्म के अंदर होते हैं और किसके ऊपर SQC1 अप्लाई करता है, ताकि आगे जाकर कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए उन्हें स्पेसिफिकली सारे सर्विसेज को यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे कि ऑडिट्स हो गया, रिव्यू हो गया, अदर एश्योरेंस हो गया, या फिर रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट हो गया। तो इन सारी चीजों को स्पेसिफाई करते हुए उन्होंने बोला हुआ है कि SQC1 उन सारी फॉर्म्स पे अप्लाई करेगा जो इतनी सारी सर्विसेज जो है वो अपने अंदर प्रोवाइड करता है। ये रहा SQC1 का नाम। अब आगे बढ़ते हैं, SQC1 का काम क्या है। तो SQC1 के अंदर हमको बेसिकली क्या पढ़ना है कि एक फर्म के अंदर
क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स क्या होने चाहिए, व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कि एक फर्म जो इतने सारे काम कर रही है उनके अंदर जितने भी सर्विसेज दिए जा रहे हैं उन सर्विसेज के अंदर क्वालिटी को कैसे मेंटेन करे, क्वालिटी को कैसे लेके आए, उसके लिए क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। उसके अंदर एक पॉइंट आता है, एक ही चीज है जिसको डिस्कस करने के बाद आपका SQC1 खत्म हो जाएगा, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या बात करी है, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये एलिमेंट डिस्कस हो गए तो आपका SQC1 जो है उसका डिस्कशन पूरा हो जाएगा। व्हाट आर दोज एलिमेंट्स, तो यहां पे देखिए ABCDEF कुल मिला के 5 एलिमेंट्स है ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि आपके पास जो सिस्टम होनी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल की उसके 6 एलिमेंट्स है, सॉरी उसके कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। ये 6 एलिमेंट्स अगर किसी भी फर्म के अंदर होंगे तो हम मानेंगे आपके फर्म के अंदर जो भी काम हो रहा है वो क्वालिटी काम हो रहा है। वो कौन कौन सी बात है, जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे 220 की याद थोड़ी आ जाएगी, जिससे मैंने कहा था कि SQC1 और SA220 दोनों सिमिलर है। वाई, बिकॉज SA220 SQC1 से ही इंस्पायर्ड है। तो बहुत सारी बातें जो SQC1 की है वो 220 में भी देखने को मिल जाएगी। तो उसके अंदर पहला पॉइंट आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी विद इन दी फर्म। देखो SA220 के अंदर भी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लेकिन वो स्पेसिफिकली ऑडिट एंगेजमेंट का था। यहां पर भी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन किसके लिए, फॉर द क्वालिटी विद इन द फर्म। नंबर 2 एथिकल रिक्वायरमेंट, याद है आपको वहां पर भी एथिकल रिक्वायरमेंट था, यहां पर भी एथिकल रिक्वायरमेंट है। यहां पे बस इंडिपेंडेंस का एक पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन आएगा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, जिसको हम लोग कॉमनली A&C एक्टिविटीज बोलते हैं, जो सेम SA220 के अंदर भी था। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स वहां पर भी था, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वहां पर भी था, मॉनिटरिंग वहां पर भी था। यानी कि सारे के सारे पॉइंट जो आपको SA220 में देखने को मिल जाएंगे वो सारे पॉइंट यहां पे आ जाएंगे। अगेन इसके ऊपर होलसेल में सवाल आने का चांस बहुत कम है कि बताओ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, 6 के 6 पॉइंट लिखो, नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन अगर आया तो आपको ये पॉइंट याद करके उसके अंदर के थोड़े थोड़े पॉइंट लिखने, बिकॉज आपके पास उतना समय अवेलेबल नहीं हो सकता है। अगर ये पूरा आंसर लिखना है तो आपको SQC1 पूरा लिखना होगा, और वो क्वेश्चन 10 या 15 मार्क्स से कम नहीं आ सकता, और उतना वेटेज इस पॉइंट को हम लोग दे नहीं सकते। पूरे टॉपिक का वेटेज जो है 8 to 10 मार्क्स है, तो काहे के लिए वो एक ही क्वेश्चन 10 मार्क का बनाएंगे। तो होलसेल में सवाल आने का चांस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आएगा तो रिटेल में सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स को उठा करके वो सवाल पूछ सकते हैं। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं ड्यू टाइम पे आपको नोट डाउन करते जाऊंगा। तो आते चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि पहला पॉइंट जो है डिस्कस करते हैं वो है आपका लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी विद इन द फर्म। कंपैरेटिव स्टडी करते हैं SA220 का और SQC1 का। तो जब मैं SA220 की बात करता हूं तो 220 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी ऑडिट के अंदर अगर आपको पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल करनी है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। अगर आपको वर्ड याद है, एंगेजमेंट पार्टनर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि हमारे फर्म के अंदर क्वालिटी है। वो सारी बातें चेक करना, इंडिपेंडेंस चेक करना, एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करना, मॉनिटरिंग करना, DSR करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। यानी कि जो भी काम जिससे क्वालिटी मेंटेन हो, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल हो, वो सब काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर की है। और पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में लीडर कौन होता है, वो एंगेजमेंट पार्टनर होता है। अगर आपको याद है हमने ये वाला चार्ट भी बनाया था इसके अंदर, लेट मी जस्ट जंप टू दैट चार्ट फर्स्ट। यस, तो ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, किसी भी ऑडिट के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करे। अब जब किसी पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की बात करेंगे तो एंगेजमेंट पार्टनर आता है। यहां पे कौन आएगा, बिकॉज हम लोग तो यहाँ पे ओवरऑल फर्म की बात करते हैं और फर्म के अंदर तो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सारे के सारे पार्टनर या ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आपके फर्म के अंदर होनी चाहिए, जो आपके फर्म के क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की बात करेगा, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड रिक्वायर द फर्म्स CEO, क्या बात कर रहा है, फर्म्स CEO और द फर्म्स मैनेजिंग पार्टनर। उसके पास ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो दो लोग हैं यहां पे जिनका नाम यहां पे लिखा है CEO या मैनेजिंग पार्टनर,
पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में एंगेजमेंट पार्टनर था, यहां पे सीईओ की बात करते हैं या फिर मैनेजिंग पार्टनर की बात, किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीईओ की बात करते हैं या मैनेजिंग पार्टनर। सीईओ यानी कि आपके पार्टनर से, पार्टनर्स के ऊपर कोई एक पार्टनर है जो बस आपका मॉनिटरिंग करते रहते हैं, सीनियर मोस्ट पार्टनर है वो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके फर्म के माने जाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या उस फर्म को चलाने वाले जो आपके मैनेजिंग पार्टनर्स हैं वो हो जाएंगे, तो वो आपके फर्म के क्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे 220 में पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए एंगेजमेंट पार्टनर होता है। SQC1 में लीडर कौन होता है, तो वो होता है सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द पर्टिकुलर फर्म। वो उस ऑडिट के अंदर, उस फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये जो लोग हैं इनको हम अपॉइंट करते हैं या फिर इनके पास इस क्वालिटी को एंट्रस्ट करते हैं, लेकिन इनके पास क्या होना चाहिए, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस काम को सही ढंग से निभाए। किसी भी जूनियर पार्टनर को हम ये काम थमा नहीं सकते, हमेशा वो सीनियर मोस्ट पार्टनर होगा, बिकॉज ही इज लुकिंग आफ्टर ऑल द सर्विसेज और ऑल द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन विद इन द फर्म, ऑल द सर्विसेज दैट हैज बीन रेंडर्ड बाय द फर्म टू दी क्लाइंट। तो वो सारे सर्विसेज के अंदर क्वालिटी को ओवरऑल मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, उस सीईओ का है और उस मैनेजिंग पार्टनर का है। और ये करने के टाइम पे ये मेक श्योर करना, फर्म अब सब मिलकर ये इंश्योर करना कि वो जो लोग हैं सीईओ या फिर मैनेजिंग पार्टनर है, उनके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस भी है और उनके पास वो एबिलिटी भी है। एक्सपीरियंस है लेकिन एबिलिटी नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए और एबिलिटी होना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन में सवाल बना तो ये 2 पॉइंट आपने यहां पे लिखने, क्या लिखना है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी इन द फर्म, इज द फर्म्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग पार्टनर are having the ultimate responsibility for having or maintaining the system of quality control within the firm, and those person must have the sufficient and appropriate experience and the ability to look after this quality control matter. I guess leadership responsibility का point आपको क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आएगा आपका एथिकल रिक्वायरमेंट। किसकी बात करते हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट। इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, हो सकता है स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाए। एथिकल रिक्वायरमेंट, नो व्हाट इज द एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब कि आपको आईसीआई ने जो इशू किए हैं कोड ऑफ एथिक्स, उसको फॉलो करना है। ओके, मेक श्योर करना कि आपकी फर्म के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो लोग आईसीआई ने इशू किए हुए कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करते हैं, चाहे वो आपकी फर्म हो या उस फर्म के अंदर काम करने वाले पर्सनल हो। स्पेसिफिकली यहां पे बच्चों पर्सनल बोला हुआ है, यहां पे आपके पार्टनर्स की ओनली चर्चा नहीं की है। यहां पे आपके सारे के सारे पार्टनर्स तो आ ही जाएंगे, साथ साथ आपके एम्प्लॉइज जो आपके फर्म में काम कर रहे हो उनके ऊपर भी ये रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि आपने भी क्या करना है, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है जो कि आईसीआई ने इशू किए हुए। स्पेसिफिकली एम्प्लॉय अगर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे तो उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ जाएगी, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स जो है वो बस प्रैक्टिसिंग सीएस के ऊपर नहीं, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है उनके ऊपर भी अप्लाई करता है। तो मेक श्योर करना कि आपकी फर्म और उसके अंदर काम करने वाले जो भी पर्सनल है, ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन द फर्म मस्ट कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द आईसीएआई। ओके, याद रखना एथिकल रिक्वायरमेंट में कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीएआई को कंप्लाई करना है फर्म ने, साथ साथ किसने, बाय द पर्सनल हु आर वर्किंग विद इन द फर्म। अब ये कोड ऑफ एथिक्स जो है इन्होंने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया हुआ है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऐसे 220 में इसको हमने देखा हुआ था, जिसके अंदर पहला पॉइंट कौन सा था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। याद है आपको? चलो ऐसे 220 की याद है थोड़ी सी ताज़ा करते हैं। यस, ये ऐसे 220 के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल। ऐसे 220 में भी सवाल बन सकता है और SQC1 में भी सवाल बन सकता है। जब ऐसे 220 में लिखोगे
तो आप उसको पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के एंगल से लिखोगे, जब एसक्यूसी 1 के एंगल से लिखोगे तो पूरे फर्म के एंगल से लिखोगे। बस यही डिफरेंस होगा आंसर लिखने का। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, अब यहां पे तो स्पेसिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एसक्यूसी 1 में इस पे डिटेल में सवाल पूछने का चांस कम है, ऐसे 220 में आ सकता है, लेकिन फिर भी पॉइंट निकला है तो डिस्कस करते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ऑनेस्टली काम करना। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपका प्रोफेशनल जजमेंट कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ड्यू टू बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, डिस्कस किया होता है ऐसे 220 में। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ड्यू कर में दो बातें आती है। व्हाट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, कि आपके पास रिक्विजिट प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल होना चाहिए, जो कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो सकता है। ड्यू केयर मतलब केयरफुली काम करना है, टाइमली बेसिस पे काम करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट द इंफॉर्मेशन, फ्री फ्लो वाली इंफॉर्मेशन जो है वो आप शेयर कर सकते हो। अगर मान लो एक्ट ने बोला हुआ है परमिटेड बाय लॉ की शेयर करो चलेगा, अगर क्लाइंट ने ऑथराइज किया तो आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। अदरवाइज क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो आपने ऑब्टेन करी है उसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि आपने ऐसे कोई एक्टिविटी को अवॉइड करना है जो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे, आपने लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना है और ऐसी एंगेजमेंट अवॉइड करनी है जहां पे ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी एंड गुड कॉम्पिटिशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इंपेयर हो रही है। यहां पे इसके अंदर सारी बातें लिखी हुई नहीं है, ऐसे 220 में इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ऐसे 220 में आप एक्सपेक्ट करिएगा इस पे सवाल बन जाए। यहां पे बस लिस्ट दिया हुआ है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या लिखना है, लिखना है कि आपकी फर्म साथ साथ हु आर द पर्सनल वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द आईसीएआई। और कोड ऑफ एथिक्स ने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बोले हैं प्रोफेशनल एथिक्स के, वो है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, याद रखना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, अब ये किसकी बात होगी, ये बात होगी किसकी, एथिक्स की। अब एथिकल रिक्वायरमेंट को तो फॉलो करना ही है, लेकिन साथ साथ आपने इंडिपेंडेंस को भी फॉलो करना है। ऐसे 220 में इंडिपेंडेंस पे चर्चा ज्यादा नहीं हुई थी, ये वाला नया पॉइंट जो है वो आपको एसक्यूसी 1 में देखने को मिल जाएगा। इंडिपेंडेंस, वहां पे इंडिपेंडेंस पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी, एसक्यूसी 1 में इंडिपेंडेंस पे ज्यादा चर्चा होगी। तो अपने एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंस को भी ऑब्जर्व करना है। आपके पास ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए कि फर्म हो, उसके पर्सनल जो काम कर रहे हो, इंक्लूडिंग, देखो यहाँ पे कितना गहरी बात बोली है, इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स जो फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट करा है, साथ साथ नेटवर्क फर्म पर्सनल। नेटवर्क फर्म पर्सनल जैसे देखो जो भी बिग 4 काम करते हैं वो अपने नेटवर्क फर्म के जरिए काम करते हैं। आई बात समझ में। मान लो पीडब्ल्यूसी है तो पीडब्ल्यूसी खुद किसी कंपनी का ऑडिट नहीं करेगी, पीडब्ल्यूसी ने इंडिया में एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उनके साथ बहुत सारे फर्म्स जुड़े हुए हैं, तो वो फर्म्स जो उनसे जुड़े हुए जो नेटवर्क फर्म है उनके ऊपर भी इंडिपेंडेंस को फॉलो करना जरूरी है। पीडब्ल्यूसी का कोई एक एंगेजमेंट पार्टनर कोई काम कर रहा है तो पीडब्ल्यूसी ने अपने फर्म के अंदर, उस फर्म के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। अगर पीडब्ल्यूसी ने किसी एक्सपर्ट को हायर करा है, हो सकता है वो कोई लीगल काउंसिल हो, कोई एक्चुअरी हो, या कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया हो किसी काम के लिए, या फिर पीडब्ल्यूसी के जितने भी नेटवर्क फर्म है उन्होंने भी इंडिपेंडेंस को फॉलो करना है। देखिए ओवरऑल फर्म लेवल की अगर बात करते हैं तो इतनी सारी बातें जो फर्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन सबकी चर्चा जो है वो यहां पे हो रही है। ओनली पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की हम लोग बात नहीं करते हैं, ओवरऑल फर्म की बात करेंगे तो फर्म के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उतने सारे के सारे जो लोग हैं उन लोगों का इंडिपेंडेंस कंप्लाई होना चाहिए। किसका कंप्लाई होना चाहिए, देखिए इंडिपेंडेंस ऐसे 220 में अगर चर्चा करेंगे तो हम लोग नैरोअर अप्रोच लेते हैं। जब मैं एसक्यूसी 1 के अंदर आता हूं तो इंडिपेंडेंस का जो नजरिया है या जो दायरा है वो बढ़ जाता है। तो फर्म के पास ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए जिसके जरिए वो इंडिपेंडेंस को चेक करे। ये इंडिपेंडेंस किसने फॉलो करना है, फर्म ने फॉलो करना है, उसके अंदर जो पर्सनल काम कर रहे हैं उन्होंने फॉलो करना है, जो एक्सपर्ट हायर किए फर्म ने, कॉन्ट्रैक्ट बाहर से किए उन्होंने फॉलो करना है, साथ साथ जो नेटवर्क फर्म के पर्सनल है यानी कि उस फर्म के जो नेटवर्क फर्म है जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके द्वारा काम करवाते हैं, उनके फर्म के पर्सनल भी हमारे किसी पर्टिकुलर ऑडिट या पूरे के पूरे फर्म के अंदर जो काम हो रहा है उसके लिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इन सब लोगों ने क्या करना है,
इंडिपेंडेंस को हमेशा मेंटेन करके रहना है। वापस एक बार इंडिपेंडेंस की चर्चा करेंगे। जब 220 में इंडिपेंडेंस की चर्चा होती है तो वो पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे होती है। जब SQ7 में इंडिपेंडेंस की चर्चा होती है तो पूरे फर्म लेवल पे ये चर्चा होती है। और यहां पे फर्म के पर्सनल यानी कि कोई एक्सपर्ट जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हायर किया हुआ है, साथ साथ नेटवर्क फर्म के जो लोग हैं उन लोगों ने भी क्या करना है, इंडिपेंडेंस को फॉलो करना है। अब ये कोड ऑफ एथिक्स हो या इंडिपेंडेंस हो, इस को फॉलो करने के लिए, उसका ऑब्जर्वेंस करने के लिए आपके पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो आप बनाते हो, इसने क्या करना चाहिए, इट शुड एनेबल, इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो उस इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को उन सब लोगों को कम्युनिकेट कर पाए जिन लोगों ने उसको फॉलो करना है। किसको, फर्म, पूरी की पूरी फर्म, उसके अंदर काम करने वालों, उनके एक्सपर्ट्स हो या फिर नेटवर्क फर्म हो, उन सबसे कम्युनिकेट करना चाहिए। सर कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, फर्म के अंदर तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, मान लो PwC है, 500,000 लोग वहां पे काम कर रहे हैं PwC के अंदर, हर एक सबको वो इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट कैसे कम्युनिकेट करे, कुछ नहीं, जो आपके CEO है या मैनेजिंग पार्टनर है, मैंने कहा था ये लोग रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल फर्म की क्वालिटी के लिए, इन लोगों ने ईयरली एक बार, ओके, यानी कि वंस इन ईयर एक मेल ड्राफ्ट करके जो है सबको फॉरवर्ड कर देना है। सबका मेल आईडी तो होगा, जो लोग वहां पे काम करें, पार्टनर हो या फिर अदर एम्प्लॉइज हो, उनका मेल आईडी लेना है, उस मेल पे स्पेसिफिकली एक मेल छोड़ देना है, वहां पे बताना है कि देखिए ये हमारी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, यहां पे आप हमको रिप्लाई करिएगा कि हम इन सारे रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं, नहीं है तो ये भी बताएगा कैसे कंप्लाई नहीं करते, वी ट्राई टू ओवरकम दैट, नहीं है तो स्टेप्स भी लेंगे, क्या स्टेप्स लेना वो आगे आएगा। तो फिर इस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे, देखिए हमारे फर्म के अंदर इंडिपेंडेंस को फॉलो करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है, क्या आप इन सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करते हो या नहीं करते हो, हमको बताइए। तो एक मेल ड्राफ्ट करके उन सारे लोगों को भेज दो, वो वहां से रिप्लाई करेंगे, इसका मतलब वहां पे कम्युनिकेशन हो चुका है। तो ये एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ही हुई ना, कि जिस तरीके से आप क्या कर रहे हो, इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करने की बात कर रहे हो, तो CEO मैनेजिंग पार्टनर ने एटलीस्ट वंस इन अ ईयर क्या करना है, एक मेल ड्राफ्ट करके कम्युनिकेट करना है कि हमारे पास इंडिपेंडेंस को फॉलो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या हम इस रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। नंबर 2, आइडेंटिफाई। अब वो रिप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है और इवैल्यूएट करना है किस बात का, ऐसे सर्कमस्टेंसेस और ऐसे रिलेशनशिप जो आपके इंडिपेंडेंस को थ्रेट क्रिएट कर रहे हो, और उसके ऊपर आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। ट्राई टू एलिमिनेट दैट थ्रेट और रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग द सेफगार्ड्स। और अगर नहीं हुआ तो एक काम करिए, आप उस एंगेजमेंट से विड्रॉ करिए। देखिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करने के लिए क्या पॉलिसी है, आपने एक तो आपकी इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट को कम्युनिकेट करना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है कि थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या है। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है तो आप अप्रोप्रिएट एक्शन लेकर के उस थ्रेट्स को एलिमिनेट करिए, उसको लोअर डाउन करिए, और लोअर डाउन भी पॉसिबल नहीं है फिर आप उस एंगेजमेंट से विड्रॉ करिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंस को फॉलो नहीं कर सकते हो तो आप ऑडिट भी नहीं कर सकते हो। ये यहां पे एक छोटी सी बात आती है, याद रहेगा आपको। पॉलिसी एंड प्रोसीजर में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और आइडेंटिफाई होना चाहिए, इवैल्यूएट होना चाहिए थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, और उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, उसको एलिमिनेट करो, रिड्यूस करो, नहीं हो रहा है तो विड्रॉ कर दो। सारी बातें शॉर्ट में लिखवा के दूंगा, बस पहले ध्यान दो कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट में मैंने आपको बताया कि आपने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है जो इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया है। ये कोड ऑफ एथिक्स ने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। उसके बाद मैंने बताया एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंस को भी फॉलो करना चाहिए। आपके पास ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए जिसके अंदर फर्म के अंदर काम करने वाले लोग, एक्सपर्ट जिसको हायर किया हुआ है, नेटवर्क फर्म के पर्सनल, उन सब ने इंडिपेंडेंस को फॉलो करना है। और उसके लिए पॉलिसी प्रोसीजर में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए अबाउट द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू ऑल द पर्सनल, और साथ साथ आइडेंटिफाई होना चाहिए, इवैल्यूएट होना चाहिए व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। अगर है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिएगा, ट्राई टू एलिमिनेट द थ्रेट, ट्राई टू रिड्यूस टू अप्रोप्रिएट लेवल, या फिर नहीं हुआ तो विड्रॉ कर दो। जैसे कि
किसी पार्टनर के पास कुछ शेयर्स है, कुछ लोगों के पास उस कंपनी के शेयर्स है जिसका ऑडिट हम लोग कर रहे हैं, तो एक काम करो, रिलेटिव है या खुद है तो उसको एंगेजमेंट टीम मेंबर से निकाल दो, या फिर उसको फर्म से निकाल दो, या उसका होल्डिंग 1 लाख से कम लेके आओ अगर मान लो वो रिलेटिव है। तो हमने तो ये भी देखा हुआ था कि रिलेटिव 1 लाख रुपए का होल्डिंग अलाउड है, लेकिन अगर 1 रुपए का भी अगर होल्डिंग किया हुआ है तो एक काम करो, उसको बेचने के लिए बोल दो या फिर उसको अपने फर्म से ही निकाल दो, बिकॉज मेरे को झंझट ही नहीं चाहिए। कंपनी लॉ 1 लाख बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं 1 रुपए का भी नहीं चलेगा। फर्म पार्टनर तो 1 रुपए का भी नहीं रह सकता है, रिलेटिव 1 लाख रुपए लग सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं रिलेटिव को भी 1 लाख का अलाउड नहीं है, हम इंडिपेंडेंस पे किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये हमारा प्रोसीजर है। लॉ भले ही बोलता है 1 लाख अलाउ करो, लेकिन हम नहीं बोलते कि 1 रुपए भी चाहिए, तो ये हमारे पॉलिसीज है। तो ऐसी पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। इन सारे पॉलिसीज के अंदर चेकिंग होना चाहिए। कोई थ्रेट है तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो, रिड्यूस करने की कोशिश करो, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो विड्रॉ करो उस एंगेजमेंट से, बिकॉज इंडिपेंडेंस नहीं है तो ऑडिट नहीं हो सकता है। हमारा ऑडिट का टाइटल ही है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। भाई बहनों, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5, देयर शुड बी अ एग्जिट मैकेनिज्म in the firm by which engagement partner provide the firm with the relevant information about the client engagement and the personnel of the firm, promptly notify the firm of the circumstances and relationship that create the threat of independence. Means what? So ऊपर वाला पॉइंट को नीचे खींचा हुआ है कि अगर कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है तो आपके पास उस क्लाइंट को छोड़ने का या उस एंगेजमेंट को छोड़ने का एग्जिट मैकेनिज्म भी होना चाहिए, किस प्रकार से आप उसको एग्जिट कर रहे हो। अगर मान लो किसी इंडिपेंडेंस का ब्रीच हो रहा है, देखो जब मैं ऑडिट एक्सेप्ट किया था, जब मैंने ऑडिट शुरू किया था तो कोई इंडिपेंडेंस पे थ्रेट मेरे को दिखा नहीं, लेकिन ड्यू टाइम ऑफ द ऑडिट मैंने ये देखा कि वहां पे इंडिपेंडेंस को थ्रेट क्रिएट हो रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रहा है। तो आपने ड्यूरिंग द ऑडिट उसको प्रॉम्प्टली क्या करना है, नोटिफाई करना है, किसको, फर्म को, ताकि ये जो सीईओ मैनेजिंग पार्टनर है वो अप्रोप्रिएट एक्शन वहां पे ले पाए और इंश्योर कर पाए कि इंडिपेंडेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले इंडिपेंडेंस को चेक करो। अगर इंडिपेंडेंस फॉलो हो रहा है तो ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आप छोड़ दो। एक्सेप्ट करने के टाइम भी इंडिपेंडेंस था, लेकिन ड्यूरिंग दी ऑडिट अगर मान लो इंडिपेंडेंस पे कहीं आंच आ रही है या फिर कोई सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसी बातें नजर आ गई जो इंडिपेंडेंस को थ्रेट है, तो आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट लेवल पे उसको कम्युनिकेट करना ताकि वो एक्शन ले पाए, और वो एक्शन लेकर के इंडिपेंडेंस कंप्लाई हो रहा है इस बात को चेक करेंगे। एट लीस्ट एनुअली फर्म ने क्या करना है, रिटर्न कंफर्मेशन ऑब्टेन करना है रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन द एंटिटी या फिर वर्किंग इन द ऑडिट फर्म। जो मैंने आपको पहले ऊपर बोला था कि एक काम करिए, आप एक मेल ड्राफ्ट करके जो है वो सारी बातों का क्या करिए, एक कंप्लायंस का सर्टिफिकेट या रिटर्न कंफर्मेशन उनसे ऑब्टेन करिए। ये हुआ आपका एथिकल रिक्वायरमेंट। आई गेस एथिकल रिक्वायरमेंट आपको क्लियर है। ऊपर हमने देखा था क्या, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा नंबर क्या देखा हमने, एथिकल रिक्वायरमेंट। एक काम करते, 2 पॉइंट को एकदम आसानी से लिखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो आप एग्जाम के लिए याद रखो, उसके बाद फिर हम अगले पॉइंट पे जंप करेंगे। फटाफट इन 2 पॉइंट्स को लिखने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट द SQC1, तो SQC1 के अंदर हम पहले लिखेंगे कि SA220 जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई करेगा, और SQC1 जो है वो पूरे के पूरे फर्म लेवल पे अप्लाई करेगा, और फर्म के अंदर जितने भी एंगेजमेंट्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं उन सब पे अप्लाई करेगा। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है क्वालिटी कंट्रोल के, और उन एलिमेंट्स के अंदर हमारा पहला एलिमेंट जो है वो आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे SA220 में एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल थे, यहां पे एंगेजमेंट पार्टनर नहीं, बिकॉज ओवरऑल ऑडिट फर्म की बात कर रहे हैं,
तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि आपके सीईओ प्लस मैनेजिंग पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, एंड उनके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट प्लस अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हो गया आपका पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट जो आपने डिस्कस किया वो था आपका एथिकल रिक्वायरमेंट। अब एथिकल रिक्वायरमेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट आपका होगा एथिक्स वाला और दूसरा पार्ट आपका होगा इंडिपेंडेंस का, बिकॉज दोनों अलग अलग बातें हैं। इंडिपेंडेंस पे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, तो आप पूरे के पूरे पॉइंट को एक काम करिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। एथिकल रिक्वायरमेंट पे ऐसे 220 में सवाल बन सकता है, बिकॉज वहां पे डिटेल में चर्चा है। इंडिपेंडेंस को यहां पे पूरा डिस्कस किया तो यहां पे अलग क्वेश्चन बन सकता है। तो एथिक्स के अंदर आपको लिखना होगा कि जो आईसीआई ने कोड ऑफ एथिक्स को इशू किया है उसको आप लोगों ने कंप्लाई करना है, और ये कोड ऑफ एथिक्स जो है इन्होंने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बनाया है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सारे फंडामेंटल ये ऐसे 220 में आपको डिटेल में पढ़ाए गए हैं, और वहां पे इसका सवाल बनेगा। यहां पे जो सवाल बन सकता है वो किस पे बन सकता है, इंडिपेंडेंस पे बन सकता है। इंडिपेंडेंस के अंदर हमने देखना है या लिखना है कि एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंस को भी फॉलो करना होगा। किसने फॉलो करना है, बाय हुम? इंडिपेंडेंस को फॉलो करना है बाय द फर्म प्लस पर्सनल विद इन द एंटिटी प्लस आई कैन से ऑल एक्सपर्ट्स प्लस नेटवर्क फर्म के पर्सनल, उन लोगों ने फॉलो करना है, बिकॉज ये ओवरऑल फर्म लेवल की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की बात नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए जिसके जरिए आप क्या कर रहे हो, आप थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हो प्लस इवैल्यूएट कर रहे हो। किसको, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। किसको, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। अगर आपको थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस नजर आ गए तो आपने क्या करना है, आपने ट्राई करना है टू एलिमिनेट द थ्रेट, या फिर आप उसको रिड्यूस करेंगे टू एक्सेप्टेबली लो लेवल, या फिर आप विड्रॉ करेंगे फ्रॉम दी एंगेजमेंट। ओके, तो ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई है, ये बातें आपको वहां पे लिखी हुई है। अगर मान लो पहले आप इंडिपेंडेंट थे लेकिन ड्यूरिंग द ऑडिट मान लो आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे, ड्यूरिंग द ऑडिट अगर कोई थ्रेट या फिर ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, तो आपने उसको क्या करना है, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करना है ताकि उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। एंड एटलीस्ट क्या बोला है, एनुअली, एटलीस्ट बोला, आप चाहे तो अपनी पीरियोडिसिटी फिक्स कर सकते हो, एटलीस्ट एनुअली रिटर्न कंफर्मेशन लेना है। ये रिटर्न कंफर्मेशन किससे लेना है, फ्रॉम दी पर्सनल रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस, कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस। आई गेस आपको ये पॉइंट क्लियर है। एक काम करेंगे,
जो कुछ हमने लिखा है उसको एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे अपने नोटबुक के अंदर और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट। जिन लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है उन लोगों को लिखने की गरज नहीं है, वो ड्रैग कर सकते हैं अगले पार्ट पे जहां पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट लिख के ले लो।
चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनने के चांस है, वो है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ऐसे 220 के अंदर ये पॉइंट था, वहां पे हमने देखा हुआ था कि अगर मान लो आज हम लोग किसी भी नए क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस टाइम पे आपने कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करना है, जिसको करने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ये ऑडिट एंगेजमेंट हमने एक्सेप्ट करना है या फिर ये ऑडिट एंगेजमेंट हमने कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऑब्टेन करनी होगी। उसी पॉइंट को हम फर्म लेवल पे SQC1 में चर्चा करेंगे। बात तो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन काइंड ऑफ वर्डिंग। ये क्या लिखा है, कोई भी फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग engagement should acquire a vital information about the client। क्लाइंट ने क्या, क्लाइंट की कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन को आपको ऑब्टेन करना होगा, जो आपको डिसाइड कर पाएगा, जो आपको बता पाएगा कि क्या क्लाइंट इंटीग्रेटेड है, क्या हमारे पास कॉम्पिटेंसी है और क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं। सेम 3 बातें ऐसे 220 के अंदर भी थी। तो आपको बताया गया है, वहां पे एंगेजमेंट पार्टनर था, यहां पे फर्म की बात कर रहे हैं कि फर्म ने बिफोर एक्सेप्टिंग एनी क्लाइंट, एक्सेप्टिंग यानी कि नया क्लाइंट, कंटिन्यूएंस यानी कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट, नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कंटिन्यू करने से पहले फर्म ने उनकी एक वाइटल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है, जिसके बाद वो डिसाइड कर पाएंगे रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। अब इस इंटीग्रिटी पे स्पेसिफिक सवाल आपके अभी आरटीपी में, आई एम नॉट श्योर अबाउट जून और सितंबर, तो किसी एक आरटीपी में इसके ऊपर सवाल है कि इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, हमारे क्लास के अंदर जो हमने एमटीपी सेट किया हुआ था उसके अंदर भी जो है वो सेम सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट की, क्लाइंट की इंटीग्रिटी जो है उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। आप डिसाइड कर पाओगे कि क्लाइंट इंटीग्रेटेड है कि नहीं, क्लाइंट ऑनेस्ट है कि नहीं है। इस बात को जज करने के लिए, इस बात को डिसाइड करने के लिए आपने कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। नंबर 2, चलो क्लाइंट की होगी, अब बात करेंगे कॉम्पिटेंसी की। कॉम्पिटेंसी मतलब भले ही क्लाइंट इंटीग्रेटेड है, भले ही क्लाइंट ऑनेस्ट है, लेकिन क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं, क्या मैं उसको ऑडिट कर सकता हूं। मैं हमेशा का एग्जांपल देता हूं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, क्या मैं लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर होने के लिए क्वालिफाइड हूं? जी हाँ हूं, लेकिन क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं? कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, क्या मेरे पास वो रिक्विजिट स्किल, रिक्विजिट एक्सपीरियंस, रिक्विजिट नंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम है जो उस ऑडिट को परफॉर्म कर पाए। मान लो मैंने इसके पहले कभी एनबीएफसी को ऑडिट किया ही नहीं है, तो क्या मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, क्या मैं खुद से वो ऑडिट कर सकता हूं? द आंसर इज नो। आई हैव टू मेक श्योर दैट कि मेरे टीम में ऐसे लोग हो जो उस एनबीएफसी को ऑडिट कर पाए। जैसे कि कोई एक फर्म है जिसने बैंक ऑडिट कभी नहीं किया हुआ है, एक फर्म है जिसके अंदर पार्टनर है, उन्होंने बैंक ऑडिट कभी नहीं किया हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो बैंक के हो सकता है कुछ एक्स एम्प्लॉइज जो बैंक में काम किए हुए हैं, उस बैंक के नहीं किसी और बैंक के भी हो सकते हैं, उस बैंक में काम किए रिटायर्ड लोगों को पकड़ेंगे और उनको अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर का पार्ट बना लेंगे, बताएंगे चलो आप हमारे एंगेजमेंट टीम के मेंबर बन गए, अब आप ऑडिट करिए। नाउ दोज पीपल विल बी एबल टू हैंडल द ऑडिट बिकॉज दे नो व्हाट आर द लूप होल्स, कहां पे एरर का चांस है, कहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, कहां पे ऐसे कॉर्नर्स है जहां पे गलतियां हो सकती है, कहां पे गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो दे कैन नो द बैंक फ्रॉम ईच कॉर्नर। वो हर एक कॉर्नर से इस बैंक को इवैल्यूएट कर सकते बिकॉज दे हैव गिवन देयर लाइफ टू द बैंक, they are working in the bank for the lifetime, they know all things in the bank, so that's why they will be an appropriate person to conduct the bank audit। तो मैं तो ऑडिट करके एम्प्लॉय हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एंगेजमेंट टीम मेंबर में अगर ये लोग होंगे तो वो लोग ऑडिट को ठीक से निभा सकते, इसको बोलते कॉम्पिटेंसी। क्या मेरे पास वो कॉम्पिटेंसी है? और तीसरा, चलिए मान लो क्लाइंट इंटीग्रेटेड है, मैं कॉम्पिटेंट भी हूं,
लेकिन क्या मैं एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करता हूं? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, क्या मैं उसको कंप्लाई करता हूं? तो I should get the information, I should acquire the vital information which will decide regarding the integrity of client, competency of the firm, साथ साथ the ethical requirement and compliance with the ethical requirement। तो इसलिए मैंने क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, यहां पे लिखा है फर्म शुड ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन एज इट कंसिडर नेसेसरी इन सर्कमस्टेंसेस बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट एंड वेयर डिसाइडिंग टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट। मतलब नया क्लाइंट हो या पुराना क्लाइंट हो, एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी होगी। वेयर द इश्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड, अगर कोई इशू आइडेंटिफाई हुआ है, मान लो क्लाइंट इंटीग्रेट नहीं है, हम कॉम्पिटेंट नहीं है, एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं हो रहे, तो आपने क्या करना है, डिसाइड करना है एक्सेप्ट करूं या कंटिन्यू करूं या ना करूं। एंड आपको क्या करना होगा, उस इश्यू को डॉक्यूमेंट करके रखना होगा कि देखो मैंने एक्सेप्ट करने से पहले इन सारे पॉइंट को देखा हुआ था, कंटिन्यू करने से पहले इन पॉइंट्स को देखा हुआ था, ताकि आगे जाकर के कोई सवाल या निशान पैदा ना करे। पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, आते पॉइंट नंबर 4 पे। आई गेस आपको पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 यहां पे आप रिवीजन पर्पस के लिए पकड़िएगा और पॉइंट नंबर 4 पकड़िएगा। ये आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आरटीपी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी समझनी है, क्या समझनी है, क्लाइंट की इंटीग्रिटी समझनी है, तो कौन से मैटर जो है फर्म ने कंसिडर करने हैं। अगर आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी, ऊपर देखा था ना कि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है जो आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी बता पाएंगे, तो इंटीग्रिटी अगर आपको चेक करनी है तो कौन से मैटर्स आपको जो है, कौन से पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं। कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं, शांति से समझिएगा। क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर कौन है, की मैनेजमेंट कौन है, रिलेटेड पार्टीज कौन है, टीसीडब्ल्यूजी कौन है, और उनका बिजनेस रेपुटेशन क्या है। ओके, तो आपको क्या करना होगा, क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स कौन है, प्रिंसिपल ओनर यानी कि कोई कंपनी है, उस कंपनी के प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स कौन है, वो ओनर ही हो गए ना। जैसे रिलायंस का ऑडिट आप कर रहे हो तो रिलायंस के प्रिंसिपल ओनर कौन है, अंबानी फैमिली। अंबानी फैमिली में किसके पास कितना शेयर है, नीता अंबानी है, मुकेश अंबानी है, उनके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। तो उनके प्रिंसिपल ओनर्स कौन है, उनको आइडेंटिफाई करो। उनके की मैनेजमेंट लोग कौन है, उनको आइडेंटिफाई करो। उनके रिलेटेड पार्टीज कौन है, उनको आइडेंटिफाई करो। उनको टीसीडब्ल्यूजी कौन है, उनको आइडेंटिफाई करो। और फिर उनका बिजनेस रेपुटेशन आइडेंटिफाई करो। अगर मान लो मैं किंगफिशर लिमिटेड को ऑडिट करूंगा तो उसके प्रिंसिपल ओनर कौन है, मान लो विजय माल्या है, तो विजय माल्या को आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन उनका बिजनेस रेपुटेशन भी तो देखना पड़ेगा। भैया विजय माल्या ने इसके पहले बहुत सारे फ्रॉड किए हुए, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, गीतांजलि जेम्स वाले, तो ये लोगों को आइडेंटिफाई करना है और इन लोगों का बिजनेस रेपुटेशन जानना है। बिकॉज अगर मैं इनके रेपुटेशन को जानूंगा, मेरे को समझेगा ये ऑनेस्टली काम करते हैं नहीं करते हैं, अकॉर्डिंगली मैंने डिसाइड करना है कि काम करना है नहीं करना है, मैंने एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो इंटीग्रिटी को समझना क्यों है, ऑनेस्टी को समझना है, ट्रूथफुलनेस को समझना है अबाउट द क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर, उनको इवैल्यूएट करना है और फिर मैंने चेक करना है कि इसका मैं ऑडिट करूं या ना करूं। तो अगर मान लो मेरे को क्लाइंट की इंटीग्रिटी को समझना है, बात समझो, एग्जाम में सवाल आ सकता है, क्लाइंट की इंटीग्रिटी को समझना है, तो व्हाट शुड आई डू, आई विल फर्स्ट चेक हु आर द प्रिंसिपल ओनर्स, हु आर द की मैनेजमेंट पर्सन, हु आर द रिलेटेड पार्टीज, हु आर द टीसीडब्ल्यूजी एंड उनका बिजनेस रेपुटेशन क्या है। अगर ये मैंने समझ लिया तो आई कैन जज कि मैं एक्सेप्ट करूं, कंटिन्यू करूं कि ना करूं। नंबर 2, ये सारे जो लोग हैं यानी कि प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट पर्सन, रिलेटेड पार्टीज या टीसीडब्ल्यूजी, इनका एटीट्यूड क्या है towards such matter as aggressive interpretation of the accounting standards and the internal control environment। मतलब how they are complying with the accounting standards, how they are how they are addressing the internal control environment about the company। इनका एटीट्यूड क्या है, ज्यादा एग्रेसिव है, माइल्ड है, इंटरनल कंट्रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं नहीं देते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, क्या वो डेविएशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेविएशन कर रहे हैं तो सही हिसाब से कर रहे नहीं कर रहे, डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट हो, इसके बारे में उनका एटीट्यूड क्या है, क्या वो ज्यादा एग्रेसिव है या नहीं। एग्रेसिव मतलब कंप्लाई करते हैं या नॉन कंप्लाई करने के बाद भी सीना तान के घूमते हैं, ये मैंने समझना है। तो फिर इन लोगों को आइडेंटिफाई करो, उनका बिजनेस रेपुटेशन समझो और उनका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द कंट्रोल एनवायरनमेंट। उसके बाद क्लाइंट के ऑपरेशंस का नेचर क्या है,
मतलब उनका बिजनेस क्या है। इंटीग्रिटी समझना है तो बिजनेस समझना पड़ेगा ना, तो उनका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उनका एंटिटी का एक्टिविटी क्या है, उनके ऑपरेशंस क्या है। उसके बाद क्या वो मेरे स्कोप के ऊपर लिमिटेशन डालते हैं, मतलब चलो ऑडिट करने के पहले तो सब कुछ बोल दिया ऐसे 210 के अंदर एग्रीइंग द एंगेजमेंट लेटर के अंदर कि भैया हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दी पर्सन प्रोवाइड करेंगे, मतलब फला फला सारी बातें जो एक्सेप्ट करवा दी। लेकिन ऑडिट करने के दौरान वो मेरे को ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये सारी बातें बता रहे। तो क्या वो मेरे स्कोप के ऊपर लिमिटेशन डाल रहे तो वो ऑनेस्ट नहीं, वो इंटीग्रेटेड नहीं है। क्या ये सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है, जैसे विजय माल्या वगैरह मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पकड़े हुए, क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर अगर कोई और लोग पकड़े हुए, सत्यम के अंदर भी रामालिंगा राजू और उसका भाई रामा राजू वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पकड़े हुए थे। क्या इन लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एक्टिविटी के ऊपर कोई चार्ज बना हुआ है, क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर वो लोग कोई इन्वॉल्व तो नहीं है। साथ साथ क्या वो एग्रेसिवली मेरी फीस को कम रखना चाहते हैं, मतलब अगर वो एग्रेसिवली मेरी फीस को कम करना चाह रहे हैं तो भैया वो इंटीग्रेटेड नहीं है। वो मेरी फीस को कम करना चाहते हैं, वो अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, मतलब मेरा फीस को कम करके पैसा तो नहीं बचाया जा सकता ना, तो मेरे फीस को कम कर रहे नहीं कर रहे। साथ साथ व्हाट इज द रीजन कि उन्होंने हमको अपॉइंट किया और पुराने ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं किया। अगर मान लो मैं किसी न्यू एंगेजमेंट की बात करूं तो पॉइंट नंबर जी जो है वो स्पेसिफिकली न्यू एंगेजमेंट की बात करते हैं कि मेरे को अपॉइंट क्यों किया और पुराने को रीअपॉइंट क्यों नहीं किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करूंगा। तो जो पहला पॉइंट है दैट इज इंटीग्रिटी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो इंटीग्रिटी के लिए आपको पॉइंट नंबर 4 जो है उसको समझना है। तो पॉइंट नंबर 4 इंटीग्रिटी समझना है तो आप क्या समझेंगे, पहले प्रिंसिपल ओनर कौन है, की मैनेजमेंट पर्सन कौन है, रिलेटेड पार्टीज कौन है, टीसीडब्ल्यूजी कौन है, उसको आइडेंटिफाई करो और उनके बिजनेस रेपुटेशन को समझो। नंबर 2, ये सारे जो लोग हैं उनका एटीट्यूड क्या है रिगार्डिंग दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्या ये लोग मेरे लिमिटेशन ऑन स्कोप के ऊपर लिमिटेशन डाल रहे हैं, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, क्या वो मेरे फीस को कम रखना चाहते हैं स्पेसिफिकली, और इन लोगों ने मेरे को अपॉइंट क्यों किया और पुराने फर्म को अपॉइंट क्यों नहीं किया, और साथ साथ उनके बिजनेस का ऑपरेशन का नेचर क्या है। ये सारी बातें जो है मैंने समझनी है। ये सारी बातें समझ ली तो मैंने क्लाइंट की इंटीग्रिटी को समझ लिया। स्पेसिफिक क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 पे जो है वो बन सकता है। प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हो, बाद में लिखवा के भी दूंगा लेकिन आप पहले उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। देखिए एक्सेप्टेंस क्लाइंट कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का सवाल बन सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, अगर मान लो क्लाइंट और फर्म के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी कि मान लो क्लाइंट ने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है और हम बोलते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंटरप्रिटेशन आपका गलत है, आपने ये नहीं करना चाहिए। क्लाइंट ने कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया, प्रोविजन का एंट्री बनाया हुआ है, हम बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका प्रोविजन का एंट्री गलत है। भैया उनका भी एक जजमेंट है, आपका भी एक जजमेंट है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो वो क्या, उसके बारे में क्या करना है। तो अगर ऐसा होता है तो आपने प्रॉपरली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि क्लाइंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अगर रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, रिजॉल्व नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, उस एंगेजमेंट को छोड़ना है। अब ये करने के टाइम पे आपने क्या करना है, प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लाई करना है, अप्लाई करना है कि मेरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर मान लो ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, वहां से विड्रॉ करने की भी कोशिश करूंगा। तो एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप में 5 पॉइंट है। 5 के अंदर पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है जो बोलता है कि आपने एक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कॉम्पिटेंसी एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट ऊपर हो चुका है, कॉम्पिटेंसी हमने देखा हुआ है। इंटीग्रिटी के बारे में क्या करना है, पॉइंट नंबर 4 पे आइए। 2 और 3 को आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन पर्पज के लिए स्किप कर सकते हो। अगर आपको इंटीग्रिटी के बारे में बात करनी है तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट पर्सन, रिलेटेड पार्टीज और टीसीडब्ल्यूजी को आइडेंटिफाई करना है, उनके बिजनेस रेपुटेशन को समझना है, फिर ये लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और साथ साथ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या एटीट्यूड है वो समझना है। इन लोगों ने आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन तो नहीं डाला हुआ है, क्या ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग में, अदर क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, इन लोगों ने आपको अपॉइंटमेंट क्यों किया और रीअपॉइंट क्यों नहीं किया पुराने ऑडिटर को, और फिर उनके बिजनेस ऑपरेशंस को, उसका नेचर को आपको समझना है।
इंटीग्रिटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। फिर पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपने उसको प्रॉपरली रिजॉल्व करना है बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपने क्या करना है, रिजॉल्व करना है। उस टाइम पे आपको प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अप्लाई करना है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिए, उस एंगेजमेंट से विड्रॉ करिए, आप वो एक्सेप्ट ही ना करिए। हो गया आपका एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। एक बार इसको लिखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यार आपका थर्ड एलिमेंट of quality control for the firm as per SQC1, that is acceptance and continuance of clients relationship। इसके अंदर एक्सेप्टेंस मतलब न्यू एंगेजमेंट की बात करते, कंटिन्यूस मतलब एग्जिस्टिंग क्लाइंट की यहां पे बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको क्या समझना है, तो पहले आपने क्या करना है, वाइटल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है ताकि आप डिसाइड कर पाओ किस बारे में, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ फर्म, एंड नंबर 3 कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। ना यहां पे जो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट है, इसके बारे में आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, तो यह आपका सवाल है। तो इफ यू वांट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, तो एक स्पेसिफिक सवाल ये बन सकता है, तो क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। तो पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड बिजनेस रेपुटेशन को जानना है। किसके किसके, नंबर 1 इसके अंदर आएगा, नंबर 1 प्रिंसिपल ओनर्स, नंबर बी की मैनेजमेंट, नंबर सी उनके रिलेटेड पार्टीज, एंड नंबर डी उनके TCWG कौन है। अब इन्हीं लोगों ने आपके स्कोप के ऊपर, लिमिटेशन ऑफ स्कोप तो नहीं करा हुआ है, वो समझना है। यही सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है। यही सारे लोगों ने आपको अपॉइंट क्यों किया, प्लस प्रीवियस ऑडिटर को रीअपॉइंट क्यों नहीं किया, उसका रीजन समझना है, उसका रीजन समझना है। नेक्स्ट वन, आपके फी को मेंटेन किया हुआ है, लो लेवल पे, एंड नंबर 6 नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है,
और तीसरा पॉइंट जो यहां पे होगा इसके अंदर एएनसी एक्टिविटीज के अंदर, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, और रिजॉल्व करने के टाइम पे दो बातें समझो। यू ट्राई टू कंप्लाई विथ प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट, और अगर नहीं हो रहा है तो विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो ये होता है आपका एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। एक बार फटाफट इसको भी लिख दो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, जिन लोगों के पास राइटिंग ऑलरेडी है वो लोग वेट नहीं करेंगे, वो इस वीडियो को ड्रैग करके आगे लेके जाएंगे जहां पे मैं डिस्कस करता हूं। अननेसेसरली वहां पे उनका समय जो है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही कि आपके पास ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए जो आपको ये बता पाए दैट आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल है, यानी कि आपके पास कुछ ऐसे नंबर ऑफ लोग हैं जो उस ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। लिस्टेड कंपनी है तो आपके पास 100-150 लोग होने चाहिए। नॉर्मल कंपनी है तो आपके पास 10, 15, 20, 25 जितनी भी रिक्वायर्ड लोग हैं उतने लोग होने चाहिए जिनके पास वो कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंसी है और कमिटमेंट है कि वो एथिकल प्रिंसिपल्स को जो है वो परफॉर्म करे, उसको कंप्लाई करे, स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करे वगैरह वगैरह, और ताकि वो क्या कर पाए, एक अच्छा अप्रोप्रिएट रिपोर्ट उस सर्कमस्टेंस में इशू कर पाए। इन शॉर्ट आपके पास ऐसी पॉलिसी से प्रोसीजर होनी चाहिए जिसके जरिए आप ये इंश्योर कर पाओ कि आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल है जिनके पास वो कॉम्पिटेंसी है, वो कैपेबिलिटी है, वो कमिटमेंट है कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाए। उस पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, यानी कि आप कैसे उन लोगों को रिक्रूट करते हो, इंटरव्यू लेते हो, किस प्रकार से आप लोगों को रिक्रूट करते हो। कॉम्पेंसेशन मतलब आप उनको रेम्यूनरेशन कितना देते हो, उनको ट्रेनिंग कैसे देते हो, बिकॉज अगर कोई नया बंदा है जो ऑडिट के लिए, ऑडिट में किसी प्रकार से उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आर्टिकल असिस्टेंट है, उसको आप ट्रेनिंग कैसे देते हो। करियर डेवलपमेंट यानी कि उसको प्रमोशन वगैरह किस प्रकार से देते हो, उसको किस प्रकार से मोटिवेट करते हो और उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करते हो एटसेट्रा। मतलब एचआर के अंदर इन सारे बातों का आपके पास पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए और हमेशा आपका एक एम्फोसिस होना चाहिए ऑन दी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह जो है उनको देख करके हमेशा उनके नॉलेज में, उनके कॉम्पिटेंसी में इजाफा करने की बात करेंगे। ये होता है आपका एचआर। एचआर के ऊपर ज़्यादा सवाल आने का चांस बहुत कम, मतलब सवाल आने का चांस थोड़ा सा कम है, ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा। आपके पास पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए रिगार्डिंग द दिस मैटर्स, यानी कि रिक्रूटमेंट, कॉम्पेंसेशन, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आएगा आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ओके, नो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ये पॉइंट आपका ऐसे 220 के अंदर भी था। 220 में हमने एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पूरा देखा था। अब यहां पे पॉइंट क्या है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में 220 की सारी बातें तो आएगी, ध्यान देना, ऐसे 220 की सारी बातें आएगी, साथ साथ SQC1 की कुछ एडिशनल बातें हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन, वो आपने याद रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे 220 की सारी बातें लिखो, साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन पे कुछ प्रोविजंस है उसको आपने याद रखना है। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस भी आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन MCQ में आ सकता है या फिर रिटेल में आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, डिस्कस करते हैं। तो पहले 220 में हमने क्या देखा था उसको एक बार देख लेते हैं। तो 220 में हम लोग आएंगे, ये था अपना ऐसे 220 और ये रहा आपका क्या बोलो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इसमें हमने क्या देखा था कि भैया DSR करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, भैया ये अपने एंगेजमेंट पार्टनर की है। अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। उसके बाद कंसल्टेशन लेना ऑन द डिफिकल्ट एंड कॉन्टेंशियस मैटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो विद इन दी फर्म हो चाहे वो आउटसाइड दी फर्म हो, अगर रिक्वायर्ड है तो वो लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट है तो उसके लिए EQCR कंपलसरी है, आपने इंश्योर करना है कि EQCR अपॉइंटेड है, डिटरमाइन करो, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर को डिस्कस करो और आपका रिपोर्ट का डेट उस EQCR के कंप्लीशन के बाद ही होना चाहिए, उसके पहले नहीं आना चाहिए। और अगर मान लो EQCR एंगेजमेंट टीम मेंबर के अंदर अगर मान लो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो आपने फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर को फॉलो करके उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करना है और फिर जाकर के अपना रिपोर्ट इश्यू करना है। सारी की सारी बातें जो ऐसे 220 के अंदर थी, राइटिंग में कहा था एक बात देख लेते हैं, यस, वो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की ये जो सारी बातें वो सेम की सेम बातें आपके SQC1 में भी आ जाएंगी। ओके, एंगेजमेंट पार्टनर DSR के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आना चाहिए, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करना चाहिए, उसको आपने कंसल्टेशन ऑब्टेन करना है रिगार्डिंग द कंटेंशियस डिफिकल्ट मैटर। लिस्टेड कंपनी तो EQCR कंपलसरी है,
डिटरमाइन करो वो अपॉइंटेड है, सिग्निफिकेंट मैटर को डिस्कस करो, EQCR के कंप्लीशन के बाद ही अपना ऑडिट रिपोर्ट का डेट रखो, और अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फर्म के पॉलिसी प्रोसीजर को फॉलो करो और उस मैटर को डिसॉल्व करने की कोशिश करो। ये सारे पॉइंट आपके इसके अंदर भी आ जाएंगे, किसी अंदर SQC1 के अंदर भी आ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे SQC1 में वो सारी बातें आ जाएगी। You can see here सुपरविजन, ट्रेनिंग, रिव्यू, ये किसका काम है? सीईओ का, मैनेजिंग पार्टनर का है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग एंगेजमेंट पार्टनर की बात नहीं करते, सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर की बात करते हैं। डिफिकल्ट या कॉन्टिन्यूस मैटर है तो कंसल्टेशन ऑब्टेन करो, चाहे वो विद इन दी फर्म हो चाहे वो आउटसाइड दी फर्म हो, रिजॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद सिग्निफिकेंट जजमेंट जो है उसको आपने रिव्यू करना है, जो कि कॉम्प्लेक्स मैटर वगैरह होते हैं। कभी भी अपनी एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिड्यूस नहीं करना है विद रिस्पेक्ट टू द EQCR, मतलब लिस्टेड कंपनी है तो EQCR जो है वो मैंडेटरी है, EQCR अपॉइंटेड है कि नहीं वो एक बार चेक करना है। और अगर EQCR और उसके अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आपने क्या करना है, आपने उस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है और अपना रिपोर्ट उस मैटर को रिजॉल्व करने के बाद ही जो है वो इश्यू करना है। इन केस रिकमेंडेशन EQCR are not accepted by the engagement partner and matter not resolved, review or satisfaction, the matter should be resolved by the following procedure by consulting the another practitioner or the firm or professional or regulatory body। मतलब क्या, ये एडिशनल पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर मान लेते हैं जो EQCR ने आपको रिकमेंडेशन दिए हुए, क्या दिया हुआ है? रिकमेंडेशन। अगर मान लो EQCR आपको बोलता है कि आप ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते, आप नॉट ट्रू एंड फेयर बोले, हम बोलते नहीं भैया ट्रू एंड फेयर है, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है जिससे आप एग्री नहीं करते, नहीं भैया ये एग्री नहीं कर सकते हम लोग, ये तो सही बात नहीं है, और ये पॉइंट जो है रिजॉल्व नहीं हो रहा है, रिव्यूअर्स के सेटिस्फैक्शन के लिए रिजॉल्व नहीं हुआ है। हमने क्या बोला कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर, मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो एक काम करो, आप किसी अनदर फर्म का कंसल्टिंग लो, मतलब आपकी फर्म PwC है, आप EY का कंसल्टेशन ले सकते हो, कोई भी फर्म हो, कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है। मतलब एट द एंड आपको रिपोर्ट तो इशू करना ही करना है। आपके फर्म के अंदर ही EQCR जो है बोलता है कि आप नॉट ट्रू एंड फेयर नहीं बोल सकते, आप ट्रू एंड फेयर नहीं बोल सकते, हम बोलते ट्रू एंड फेयर जो एंगेजमेंट पार्टनर है दोनों के अंदर डिफरेंसेस आ गए हैं, रिजॉल्व होते नहीं हो रहे फर्म की पॉलिसी को फॉलो करते हुए, तो आप अनदर प्रैक्टिशनर का जो है वो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, या फिर आप किसी प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी ICAI है उनका आप कंसल्टेशन ले सकते हो, भैया बताओ इस केस में क्या होगा, आप क्या करें इस केस में, कैसे इस पॉइंट को रिजॉल्व करें। एट द एंड मैटर रिजॉल्व करने के बाद ही आपको जो है वो आपका मैटर, आपका रिपोर्ट जो है वो इशू करना है। एंड ये तो हो गया आपका एसेट 220 तक कहानी। अब इसके बाद जो कहानी आती है वो आती है आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। बताएंगे पॉइंट नंबर 1 to 8 सारी बातें क्लियर है, 1 to 8 में सारी बातें सेम है, एसेट 220 की सारी बातें लिखिएगा, और साथ साथ ये जो पॉइंट है यानी कि अगर मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, मैटर नॉट रिजॉल्व, मैटर नॉट रिजॉल्व्ड, तो उस पॉइंट को लिखिएगा। कैसे लिखिएगा? कंसल्टिंग करना, सॉरी ये लिखता हूं मैं यहां पे, ये पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर B जो है वहां पे लिखना, और पॉइंट नंबर 9 के बाद जो आता है वो आता है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, इसमें सवाल बन सकता है। ये पॉइंट नंबर 10 जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट नंबर 14 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं इसको क्या लिखा है। बिसाइड द एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी प्रोसीजर, एंगेजमेंट टीम टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल ऑन टाइमली बेसिस। मतलब आपका एक बार ऑडिट खत्म हो गया तो आपने पूरे फाइल्स को यानी कि पूरे डॉक्यूमेंटेशन को एक साथ टाइमली मैनर में कंपाइल करना है। ये सारी बातें एसेट 230 के अंदर भी हमको समझनी है, एसेट 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो टाइमली बेसिस पे आपने जो है वो ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लेके आना है, उसका असेंबली करना है। अब उसको करने का टाइम क्या है? टाइमली बेसिस मतलब क्या टाइम है? वो टाइम है आपका नॉट मोर देन 60 डेज। लेकिन 60 दिन कहां से? 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि ऑडिटर जब अपना रिपोर्ट इशू करता है उस रिपोर्ट इशू करने के 60 दिन के अंदर अंदर आपके फाइनल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का असेंबली हो जाना चाहिए। तो असेंबली ऑफ द एंगेजमेंट फाइल जो है वो आपके ऑडिट रिपोर्ट के डेट के 60 दिन के अंदर होना चाहिए। असेंबली का मतलब क्या होता है? आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ने, आपके पास बहुत सारे एंगेजमेंट टीम मेंबर है, उन सब लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग दी ऑडिट बनाए होंगे। अब उन सब लोगों को, सब चीजों को आपको
आपको क्या करना है, एक साथ कंपाइल करना है, उसका एक फाइल बना करके रख देना है, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको फॉलो करो, या फिर उस ऑडिट के अंदर कोई बाद में कोई सवाल निशान बना जाए या रेफरेंस वगैरह लेना तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो उसका असेंबली जो है, नया बनाना नहीं है कोई भी डॉक्यूमेंट, 230 के अंदर पढ़ने वाले, नया फाइल आप नहीं बना सकते, आप बस उसको असेंबल करके रखेंगे। तो आपको 60 दिन, मैक्सिमम 60 दिन मिलेंगे। हाँ, अगर फर्म का पॉलिसी प्रोसीजर है कि आपने उसको बनाना है 40 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 40 डेज के अंदर, तो आपने कितने दिन के अंदर बनाना है, 40 डेज के अंदर बनाना है। सर वहां पे तो 60 दिन बोला हुआ है, फर्म ने क्या बोला, 40 डेज, तो 40 डेज के अंदर बना लो, नॉट मोर देन, यानी कि ये एडवाइजरी है, डायरेक्टिव नेचर है कि नॉट मोर देन 60 डेज, 60 दिन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर आप अपना डेट रख सकते हो ना। हाँ, लेकिन मोरेओवर आप 60 दिन तक रख सकते हो। उसके बाद इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्रीवेबिलिटी जो है वो पूरा किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर का है, साथ साथ आपके मैनेजिंग पार्टनर का है, सीईओ का है। पॉइंट नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, द फर्म एट डिस्क्रिशन मे मेक पोर्शन ऑफ और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। पोर्शन ऑफ का मतलब क्या है कि आपने उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फाइल का, फाइनल असेंबली फाइल का कुछ पोर्शन निकाल करके किसी को देना है, या फिर उसका कोई एक्सट्रैक्ट बना कर, एक्सट्रैक्ट यानी कि उसमें जो बातें लिखी है उसको लिख करके उस डॉक्यूमेंट को, उस पेज को किसी और को देना है। पोर्शन ऑफ का मतलब क्या है, उसके अंदर की कुछ बातें उठा करके दे दी। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ बातें जो लिखी है उसको किसी कागज पे लिख करके किसी को दे दिया, तो उसका कोई पोर्शन या एक्सट्रैक्ट आप क्लाइंट को अवेलेबल करके दे सकते हो। देखिए, हमने ऑडिट किया है क्लाइंट का ऑडिट किया, सारे डॉक्यूमेंट क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही बने हैं। हमारी फाइल के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है, सेल्स इनवॉइसेस, परचेस इनवॉइसेस, एक्सपेंस वाउचर्स, जो हमारे क्लाइंट के हैं, लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी बन गई। ऐसे 230 कहता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की अगर प्रॉपर्टी है तो ऑडिटर उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा, क्लाइंट के साथ भी शेयर नहीं करेगा। अगर उसको क्लाइंट ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगा है, जैसे कि उसको आपके क्वेरी का शीट चाहिए, कहां पे गलती है, उसका कोई पोर्शन चाहिए ताकि वो उसको सुधार पाए, तो आप क्लाइंट के साथ उसको शेयर कर सकते हो। लेकिन शेयर करना है तो ये फर्म की स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है, अगर वो चाहे तो शेयर करेगा, अगर वो नहीं चाहता शेयर करना तो नहीं करेगा। तो फर्म अपने खुद के डिस्क्रिप्शन पे अपने असेंबली फाइल का कोई पोर्शन या कोई एक्सट्रैक्ट क्लाइंट को अवेलेबल करवा के दे सकती है। हां, लेकिन एक बात याद रखना, इससे आपके वैलिडिटी ऑफ वर्क को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। मतलब आपके काम का क्वालिटी या काम का वैलिडिटी कहीं कम नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, कि आपने काम किया ही नहीं है, गलत है, ये वो नहीं, हम आपको देंगे, आप उसके ऊपर जो काम करिएगा, हमारे काम की वैलिडिटी पे सवाल या निशान पैदा नहीं कर सकते। वापस एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है, स्पेसिफिक रिटेल क्वेश्चन में भी आ सकता है, कि अगर फर्म चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन पे, ये उनकी इच्छा है, उन्होंने मांगा, क्लाइंट ने मांगा, देना ही नहीं देना आपके ऊपर है। At the firm's discretion, they can make a portion of or extract from the documentation available to the client, but उससे क्या नहीं होना चाहिए, फर्म के वैलिडिटी ऑफ वर्क के ऊपर अंडरमाइन नहीं होना चाहिए, उस पर सवाल निशान पैदा नहीं होना चाहिए। अब इन सारे फाइल्स को आपने कब तक मेंटेन करना है, कोई स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट है तो उस पर्टिकुलर फाइल को आपने मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए अपने पास रखना है, और इफ लैटर डेट टू द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट है तो उसके लैटर डेट में आएगा। अगर मान लो कोई स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट है तो आप मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए उसको अपने पास रख सकते हो। और अगर मान लो कोई एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर हो गया या फिर वो सारी बातें हैं, तो वो सारी बातें आप क्या कर सकते हो, आप उस फर्म के हिसाब से सफिशिएंट टाइम जो परमिट किया हुआ है मॉनिटरिंग पर्पज के लिए, वहां तक उसको मेंटेन कर सकते हो। इन शॉर्ट, अगर मान लो कोई एंगेजमेंट वाले डॉक्यूमेंट है तो आपने उसको फर्म के हिसाब से जितना समय है वहां तक रख सकते हो। और अगर कोई स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट का कोई पॉइंट है, अगर ऑडिट एंगेजमेंट का कोई फाइल है तो उसको मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए रख सकते हो। यहां से आप क्या क्या बातें उठाओगे, यहां से आप बातें उठाओगे, नंबर 1 जो एमसीक्यू में आ सकता है 60 डेज वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आएगा 7 ईयर्स वाला पॉइंट, और वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आप यहां से डिस्क्रिशन, एक्सट्रैक्ट, इस ये वाला पॉइंट जो है वो यहां से उठा सकते हो। तो ये रहा आपका कौन सा पॉइंट बोलो, ये रहा आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मैंने आपको कहा था ऐसे 220 की सारी बातें आएगी और डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट आएगा। अब उसके अंदर भी एक छोटा सा पॉइंट आता है कि अगर मान लो EQCR और एंगेजमेंट पार्टनर की बातें रिजॉल्व ही नहीं हो रही है तो आप किसी भी
दूसरे प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हो या फिर रेगुलेटरी और प्रोफेशनल बॉडी को रेफर कर सकते हो मैटर रिजॉल्व करके दे दो, क्योंकि जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं होगा तब तक आप रिपोर्ट नहीं दे सकते। और असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल की बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन फाइल की बात करेंगे, तो असेंबली ऑफ फाइल जो है वो आपके ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर होनी चाहिए और उसको आप 7 ईयर्स तक मेंटेन करेंगे। और चाहो तो आप अपने डिस्क्रिप्शन पे क्लाइंट को उसका कोई पोर्शन या एक्सट्रैक्ट शेयर कर सकते हो। चेक करना है कि आपके वैलिडिटी ऑफ वर्क को अंडरमाइन किया नहीं जा रहा है। इसको बोलते हैं आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। आई गेस एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जो है वो आपको क्लियर है। एंड लास्ट वाला पॉइंट आता है मॉनिटरिंग वाला। मॉनिटरिंग क्या चीज है कि एंगेजमेंट पार्टनर सीईओ एंड मैनेजिंग पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, वो आपके पास ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर को रखे जो आपके काम को, यानी कि आपकी फर्म के अंदर जो भी काम हो रहा है वो काम रेलेवेंट तरीके से, एडिक्वेट तरीके से और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो रहा है। मतलब आपके पास जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है वो रेलेवेंट है, एडिक्वेट है और वो ठीक से काम भी कर रही है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसीजर है वो ठीक से काम कर रहा है, वो आपके फर्म के अंदर है और आज भी वो रेलेवेंट है, कहीं आउटडेटेड नहीं हुआ है। ये चेक करने का काम सीईओ मैनेजिंग पार्टनर का है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता है, ठीक है। आएगा सवाल तो इसके ऊपर बन सकता है। फटाफट इसको नोट डाउन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे तो काम करेंगे। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को थोड़ा लिखने का कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 4 एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एचआर की बातें पहले लिखते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, compensation, training, career development, performance evaluation। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो आएगा आपका पॉइंट नंबर 5 जो है आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। आप साथ साथ में लिख सकते हो। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये नोटिंग है वो डायरेक्टली आगे लेक्चर को स्किप कर सकते हैं या फिर ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में मैंने आपको बताया था पहला पॉइंट ऐसे 220 के सारे पॉइंट आएंगे EQCR तक। दूसरा पॉइंट आएगा अगर मान लो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा है बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर एंड EQCR, तो उस बारे में आप 2 पॉइंट कर सकते हो, 2 काम कर सकते हो। पहला काम आप कंसल्टेशन ले सकते हो टू अदर प्रैक्टिशनर फर्म या फिर प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि ICAI हो या फॉर दैट मैटर कोर्ट हो गया, तो उनका कंसल्टेशन आप ले सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट आपका आएगा रिगार्डिंग दी असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। सेम बातें आपको ऐसे 230 में भी देखने को मिल जाएगी। तो उसके अंदर आएगा पहला पॉइंट कि आपने फाइनल असेंबली जो है ऑडिट फाइल की वो करनी है विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। उसको अपने मेंटेन करना है अप टू 7 years फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट डेट। एंड नंबर 3 आप अपने डिस्क्रिप्शन पे उसको शेयर कर सकते हो विथ क्लाइंट। उसके कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है
एट फर्म्स डिस्क्रिशन, और पूरा फाइल शेयर करना है नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप उसका पोर्शन बना सकते हो या एक्सट्रैक्ट दे सकते हो। और तीसरा कंडीशन, विदाउट अंडरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। ओके, एज आई टोल्ड यू, ये पॉइंट नंबर 3 जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए, एंड लास्ट वन आएगा आपका मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के अंदर आपको समझना है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीईओ प्लस मैनेजिंग पार्टनर कि वो फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को चेक करे कि वो आज भी रेलेवेंट है, साथ साथ एडिक्वेट है और वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसके ऊपर सवाल बनने का चांस जो है वो थोड़ा सा कम है। ओके, तो पूरी की पूरी पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे एसक्यूसी 1 की बात करूंगा तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमने देखा था कि सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस नॉलेज होना चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर बात करी थी कि आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स जो आईसीए ने इशू किया है उसको कंप्लाई करना है। कोड ऑफ एथिक्स जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को प्रोनाउंस करते हैं ऐसे 220 के अंदर, वो देखा हुआ था, यहाँ पे वो सवाल नहीं बन सकता है। इंडिपेंडेंस पे ज्यादा चर्चा करती है। इंडिपेंडेंस किसने फॉलो करना चाहिए, फर्म ने, पर्सनल ने, सारे एक्सपर्ट्स ने और नेटवर्क फर्म के पर्सनल ने। आपके पास पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए जो आइडेंटिफाई करे, इवैल्यूएट करे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ट्राई टू एलिमिनेट द थ्रेट, रिड्यूस द थ्रेट टू द एक्सेप्टेबल लेवल, और अगर नहीं हो रहा है तो विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। ड्यूरिंग द ऑडिट अगर आपको कोई ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस नजर आ रहा है तो प्रॉम्प्टली आप क्या करिए, उसको कम्युनिकेट करिए, और एटलीस्ट एनुअली आपने रिटर्न कन्फर्मेशन को ऑब्टेन करना है रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ द इंडिपेंडेंस। फिर आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। एक्सेप्टेंस नए क्लाइंट का होता है, कंटिन्यूस एग्जिस्टिंग क्लाइंट का होता है। आपको वाइटल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है विच विल डिसाइड वेदर द क्लाइंट इज इंटीग्रेटेड, कॉम्पिटेंसी ऑफ द फर्म एंड कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। उसके अंदर इंटीग्रेटेड ऑफ क्लाइंट के बारे में आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, आरटीपी के अंदर सवाल देखने को मिल जाएगा। आपने आइडेंटिफाई करना है और उनके बिजनेस रेपुटेशन को इवैल्यूएट करना है। किसके, बिजनेस ओनर, प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट पर्सन, रिलेटेड पार्टीज, टीसीडब्ल्यूजी। कहीं उन्होंने आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन तो नहीं डाला हुआ है, कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग, अदर क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने हमको अपॉइंट क्यों किया, पुराने ऑडिटर को कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्या वो आपके फीस को लो लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, और उनके बिजनेस ऑपरेशन का नेचर क्या है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर मान लेते हैं कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ गया तो आपने उसको प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हुए रिजॉल्व करना है। नहीं हो रहा है तो विड्रॉ कर दो फ्रॉम द एंगेजमेंट। एचआर के अंदर इन सारे पॉइंट्स के बारे में आपके पास पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ऐसे 220 के सारे पॉइंट, साथ साथ एंगेजमेंट पार्टनर और ईक्यूसीआर में अगर कोई अनबन हो रही है, मैटर रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, रिजॉल्व करना नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अदर प्रैक्टिशनर का कंसल्टेशन ले सकते हो, प्रोफेशनल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो। और अपने फाइनल असेंबली ऑडिट फाइल जो है 60 दिन के अंदर करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसको 7 साल तक आपने मेंटेन करना है। और आप उस फाइल को शेयर नहीं करेंगे, आपके डिस्क्रिप्शन पे चाहो तो शेयर कर सकते हो, पूरा नहीं करना है, पोर्शन या एक्सट्रैक्ट शेयर करना है, और उसकी वजह से आपके वैलिडिटी ऑफ वर्क का अंडरमाइनिंग नहीं होना चाहिए। और मॉनिटरिंग करने का काम किसका है, सीईओ का है और मैनेजिंग पार्टनर का होगा। तो ये होगा क्या, ये हो गया क्या आपका बोलो एसक्यूसी 1। आई बात समझ में? चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग रुक जाते हैं। एसक्यूसी 1 के ऊपर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्या क्वेश्चंस है, एक केस स्टडी है जिसको हमको डिस्कस करना है, उसका डिस्कशन जो है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए, आई गेस आपको एसक्यूसी 1 का पूरा कहानी क्लियर है। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप अगले सेक्शन का पहला वाला पॉइंट जो है वो आप देखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर ऑफ योर फास्ट ट्रैक बैच फॉर सी एंड ऑडिट। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।